आज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ चुके थे अनुवांशिकता का नियम। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अनुवांशिकता का सिद्धांत। अब अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या कहता है? अनुवांशिकता का सिद्धांत। देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत के ऊपर में बीएड डीएलएड में बहुत सारे लिखने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि अनुवांशिकता को सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या है, अनुवांशिकता के सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं और सीटेट में तो इसका तो मतलब भरमार है। अब बात करेंगे अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या है कि अब बताए अनुवांशिकता टॉपिक समझ में आ गई कि माता पिता का गुण या पूर्वजों का गुण, माता पिता या पूर्वजों का लक्षण बच्चों में दिखाई देना ही आपका क्या है, अनुवांशिकता है। ठीक है, अब वो अनुवांशिकता के ऊपर हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता का सिद्धांत। अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या है कि वो सिद्धांत अनुवांशिकता के सिद्धांत में कि सबसे पहले इसमें सिद्धांत आता है, अनुवांशिकता का सिद्धांत में जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत पहला पॉइंट आता है अनुवांशिकता के सिद्धांत में, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। अब जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत क्या है? इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लास ऑफ थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। यानी जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को, निरंतरता के सिद्धांत को बीचमैन व्यक्ति ने दिया। किसने दिया है निरंतरता के सिद्धांत को? बीजमैन या 20 आदमी, इसको आप बोल सकते हैं बीजमैन, निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत को आप अगर याद रखने के लिए आप कर सकते हैं निरंतरता लगातार, ठीक है, कंटिन्यूटी। तो ये लगातार अब 20 आदमी ने मिलकर निरंतरता का सिद्धांत किया। एक 20 आदमी नहीं है, उसका नाम है बीजमैन। तो बीजमैन को हम अपने याद रखने के लिए 20 मैन का नाम दिए, 20 आदमी का नाम दिए। तो निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है? बीजमैन ने। बीजमैन महोदय ने बताया कि किसी भी जनन द्रव्य जो होता है, जनन द्रव्य मतलब उसके जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम यानी शुक्राणु, तो वो निरंतर किसी भी मनुष्य में शुक्राणु का बनना निरंतर चलता रहता है। किसी भी मनुष्य के अंदर अगर मतलब क्या है कि शुक्राणु ना हो, शुक्राणु, तो वो मनुष्य की उत्पत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति शुक्राणु से मिलकर होता है। यानी शुक्राणु की अगर बात करें, क्रोमोजोम के ऊपर बात करें, तो सभी मनुष्यों में, जितने भी मनुष्य हैं उसमें 23 जोड़ा शुक्राणु पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। अब देखिएगा कि 23 जोड़ा, 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम होता है सभी में पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? 22 जोड़ा क्रोमोजोम को ऑटिज्म कहा जाता है। बाईस जोड़ा क्रोमोजोम को क्या कहा जाता है? ऑटिज्म कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा क्रोमोजोम है, इसको सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। किसको? ये 22 जोड़ा क्रोमोजोम को किस नाम से जाना जाता है? ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। और 23 जोड़ा क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। 23 जोड़ा क्रोमोजोम को। अब 23 जोड़ा क्रोमोजोम जो ये जो होते हैं, तो ये 22 जोड़ा सभी में, मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाएं दोनों में पाई जाती है। लेकिन ये 23 और समान रूप से पाई जाती है। और 23 जोड़ा क्या होता है कि
23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है वो महिलाओं में, 23 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है महिलाओं में, 23 जोड़ा क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल। फीमेल में 23 जोड़ा क्रोमोसोम में, फीमेल में जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम पाया जाता है। मेल में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है XY और फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम XX। जब अब जो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है ये फिक्स, फीमेल का जो क्रोमोसोम है ये क्या है फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो मेल का जो क्रोमोसोम है वो फिक्स नहीं है, वो क्या है X है और Y है। तो कभी भी बेटा हो या बेटी उत्पन्न हो तो महिलाएं जिम्मेदार नहीं होती है। महिलाएं जिम्मेदार, वो जिम्मेदार कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, क्योंकि इसके क्रोमोसोम फिक्स नहीं होते हैं और महिलाओं के क्रोमोसोम फिक्स होते हैं। महिलाओं के क्रोमोसोम में क्या है XX है। अगर पुरुष का X क्रोमोसोम महिला में अगर आता है तो बेटा का निर्माण होता है, बेटी का निर्माण होता है, सॉरी इसका निर्माण होता है। अगर ये तो महिला में तो डबल X है क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम अगर फीमेल में मिल जाता है, जायगोट का निर्माण होता है, तो उसमें किस चीज़ की निर्माण होती है, बेटी का निर्माण होता है। अगर महिला में XX फिक्स है, Y क्रोमोसोम अगर आ जाए, महिला में Y जायगोट आ जाए तो ये किस चीज़ का निर्माण करेगा, बेटा का निर्माण करेगा। ठीक है, XX और Y क्रोमोसोम मिलकर किसका निर्माण करेगा, बेटा का निर्माण करेगा। और इस चीज़ कॉन्सेप्ट को किसने समझाया है, मतलब किसके अंतर्गत, निरंतरता का सिद्धांत। अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है उसमें जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी मनुष्य में मतलब क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण नियमित रूप से होता रहता है और वो शुक्राणु ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। अब शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु तो किसी भी मनुष्य में कितने जोड़े में होती है, वो 23 जोड़े में होती है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 जोड़ा क्या होता है समान रूप से सभी में पाया जाता है। ऑटिज्म, इसको क्या कहते हैं, ऑटिज्म नाम से। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार टेट में कि 23 मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है, ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है 22 जोड़ा क्रोमोसोम को। और 23 जोड़ा क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम को किस नाम से, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये अनुवांशिकता का सिद्धांत में पहला सिद्धांत था जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर अगर बात करें, नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर बात करें तो नेक्स्ट सिद्धांत है आपके उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत। उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत। अवसंचरण का सिद्धांत दूसरा पॉइंट। अब उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत क्या हो जाएगा, उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत का, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, अनएक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। ट्रांसमिशन और उपार्जित मतलब उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को भी किसने दिया है, बीजमैन नामक व्यक्ति ने दिया है। बीजमैन नामक व्यक्ति ने उपार्जित गुणों का अवसंचरण सिद्धांत में कहा कि, और इसमें उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत को सिद्धांत को किसने दिया, बीजमैन नामक व्यक्ति ने दिया। और बीजमैन नामक व्यक्ति ने ही बताया कि किसी भी व्यक्ति में अर्जित गुणों का जो विकास होता है ना, अर्जित गुणों का विकास दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। तो बीजमैन व्यक्ति ने कहा उपार्जित गुणों का जो अवसंचरण का सिद्धांत है, तो किसी व्यक्ति, अब इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति के मतलब व्यक्ति में क्या होता है कि अर्जित गुण, जो गुण अर्जित करता है वो गुण वातावरण से हो या अनुवांशिकी से हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। किसके द्वारा कहा गया, बीजमैन के द्वारा। किस थ्योरी में, उपार्जित गुणों का अवसंचरण का सिद्धांत में, ट्रांसमिशन ऑफ अनएक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। ट्रांसमिशन ऑफ अनएक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में कहा कि जो गुण अर्जित करते, कलेक्ट करते हैं
वो क्या होता है कि मुझे मतलब है ना दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत अनुवांशिकी के आधार पर बीजमैन व्यक्ति ने बताया। फिर दूसरा प्रॉपर्टी उन्होंने, फिर एक तीसरा प्रॉपर्टी सिद्धांत आया उपार्जित गुणों का। अब बीजमैन व्यक्ति ने उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत, संचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया? लेमार्क ने दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया? लेमार्क ने दिया। और इन्होंने कहा कि जो बीजमैन का जो सिद्धांत उपार्जित गुणों का और संचरण का सिद्धांत था, और संचरण का सिद्धांत को क्या किया? लेमार्क ने काट दिया। और संचरण का सिद्धांत सही नहीं है। और संचरण का सिद्धांत में मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी का गुण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते। तो लेकिन लेमार्क कहता है एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो लेमार्क का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई जिराफ का गर्दन जो लंबा होता है, क्यों होता है? क्योंकि पहले जिराफ का गर्दन लंबा नहीं होता था। वो एक समय में क्या हुआ कि पृथ्वी पे अकाल पड़ गई, घास फूस नहीं उग रहे थे, तो वो पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दिए। जब पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दिए तो उसके गर्दन लंबे होते चले गए, और इस तरह से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या दिखाई पड़ने लगा? उनका गर्दन लंबा दिखाई पड़ने लगा। इसके अनुसार, लेमार्क के अनुसार। और लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया है? उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत। उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिएगा कि अब लेमार्क ने कहा कि अब एक पीढ़ी से, इसका कॉन्सेप्ट है एक पीढ़ी का जो गुण होता है दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? दिखाई पड़ता है उसका लक्षण, और वो हस्तांतरित होता है। किसके अनुसार? लेमार्क के अनुसार। लेकिन लेमार्क महोदय कहीं ना कहीं अब एक भूल कर बैठे। उनका कहना था कि कोई भी अंग जो व्यक्ति जिस अंगों का उपयोग करना छोड़ देता है, वो अंग क्या होता है? गायब हो जाता है। लेमार्क ने कहा कि जैसे सांपों का अंग, इसी का सिद्धांत था यूज एंड डिसयूज थियरी। तो लेमार्क ने कहा यूज एंड डिसयूज थियरी क्या है? वो सिद्धांत है जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने अंगों का, अपने मतलब अंगों का प्रयोग जितना करता है, वो उसका हस्तांतरण उतना दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, और जिस अंगों का प्रयोग नहीं करता है वो खत्म हो जाता है। तो लेमार्क, जैसे सांपों का, लेमार्क ने कहा कहीं ना कहीं सांपों को हाथ पांव हुआ करते थे, लेकिन सांप एक समय में क्या हुआ कि रेंगना शुरू किया और अपने हाथों पाँव का अंगों का प्रयोग कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके अंग, हाथ पाँव के अंग क्या हो गए? गायब हो गए, और सांप क्या हो गए? रेंगने वाला प्राणी बन गया। ये लेमार्क का कॉन्सेप्ट है। तो लेमार्क ने ऐसे मतलब पता है, तो लेमार्क का इस वाद को बहुत सारा कहीं आलोचना भी हुई लेमार्क की सिद्धांत का, लेकिन इसको भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली। उपार्जित गुणों का सिद्धांत के बाद अगला सिद्धांत आपका आता है कि विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत। अब विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। किसने? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत को किसने दिया? डार्विन ने दिया। डार्विन ने कहा कि इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, कि प्रकृति में जो चीज़ मौजूद होती है, प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया एक संसार होता है, वो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी सभी में हस्तांतरित होते हैं, चलते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अंगों का प्रयोग कम करे तो उसकी वो अंग गायब हो जाएंगे, तो ये कोई अगर ज़रूरी नहीं है कि अंगों का प्रयोग अगर ज़्यादा करे तो वो अंग फैल जाएंगे। एक संसार का नियम है। संसार को नियम को ही डार्विन ने क्या समझाया? विकासवाद के सिद्धांत के रूप में समझाया कि विकासवाद क्या है कि एक प्रकृति के अनुरूप चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कि सारी घटनाएं प्रकृति के अनुसार होती है, ना कि कोई अंगों का प्रयोग कम कर दे तो वो अंग गायब हो जाएंगे। ऐसा प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो डार्विन ने लेमार्क के सिद्धांत को क्या किया? काट दिया। और लेमार्क के सिद्धांत को काटते हुए डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? विकासवाद का सिद्धांत दिया। और विकासवाद के सिद्धांत को आज बहुत ही बढ़ावा मिला हुआ है। अब अगला सिद्धांत के ऊपर हम बात करें, चौथा सिद्धांत आपका है
जीव संख्यांकी का सिद्धांत। जीव संख्यांकी का सिद्धांत। जीव संख्यांकी का सिद्धांत। अब जीव संख्यांकी का सिद्धांत क्या कहता है? ये जीव संख्यांकी सिद्धांत किसने दिया है? जीव संख्यांकी का सिद्धांत को गाल्टन ने दिया है, गाल्टन महोदय ने। जीव संख्यांकी के सिद्धांत को किसने दिया है? गाल्टन ने दिया। गाल्टन ने कहा कि बच्चों में माता पिता के गुण, केवल माता पिता के गुण हस्तांतरित नहीं होते हैं, बल्कि पूर्वजों के गुण, पूर्वजों के गुणों का भी हस्तांतरण बच्चों में होता है। माता पिता के अलावा पूर्वजों के गुणों का हस्तांतरण होता है। इस सिद्धांत को क्या किस सिद्धांत के नाम से जाना गया? जीव संख्यांकी के सिद्धांत के नाम से जाना गया। जीव संख्यांकी का सिद्धांत कहता है कि माता पिता का गुण पूर्वजों में दिखाई देता है। पूर्वजों में माता पिता के गुणों के अलावा पूर्वजों के गुण भी बच्चों में दिखाई देता है। उस सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना गया है? जीव संख्यांकी के सिद्धांत। किसने परिभाषित किया? गाल्टन ने परिभाषित किया। ठीक है। अब अगला सिद्धांत है मेंडल का सिद्धांत। मेंडल का सिद्धांत। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और इन्होंने आनुवंशिकता की खोज किस पे की थी? मटर के पौधे पे। और दूसरा सफ़ेद चूहों पे। जब सफ़ेद चूहों पे उन्होंने अपना अध्ययन किया तो एक आनुवंशिकता की एक नई पहचान उभर कर आई कि आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी मनुष्य में हस्तांतरित होते रहते हैं और आनुवंशिकता के आधार पर ही तो इन्होंने कहा कि आनुवंशिकता के आधार पर एक ही मनुष्य से, मतलब इन्होंने आनुवंशिकता के आधार पर सिद्धांत बताया कि किसी भी मनुष्यों का समान लक्षण उनके संतानों में दिखाई पड़ना समानता का नियम कहलाता है। किसी मनुष्य का समान लक्षण में उनके बच्चों में भिन्नता दिखाई पड़ना, अलग दिखाई पड़ना, उनके गुणों से अलग दिखाई देना, विपरीत नहीं, अलग दिखाई, थोड़ा अलग दिखाई पड़ना, तो ऐसे सिद्धांत को भिन्नता का नियम। फिर इन्होंने बताया था कि माता पिता के ठीक विपरीत लक्षण बच्चों में दिखाई देना, वैसे सिद्धांत को प्रत्यागमन का नियम, जो मेंडल के अनुसार इन्होंने परिभाषित किया था। ये थे आपके आनुवंशिकता के सिद्धांत। छोटी सी टॉपिक थी, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग डील किए हैं और इस पॉइंट से आप आराम से बीएड डीएलएड में डील कर सकते हैं। अगर आपको इस पॉइंट किसी पॉइंट में अगर समझने में परेशानी हो रही है, आप हमसे इजी में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा उस सिद्धांत के बारे में और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर समझने में परेशानी हो तब। नहीं तो अदरवाइज़ आप अच्छे से इस पॉइंट को डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर इस पॉइंट को डील करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स भी मिल जाएंगे। और दूसरी क्या है, सीटेट के लिए बहुत अच्छी कवर है। सीटेट में जैसे आपको पूछ देता है उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन नामक व्यक्ति ने दिया। जीव संख्यांकी का सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने दिया। ये सीटेट के प्रश्न हैं, बीटेट के प्रश्न हैं। ठीक है। मेंडल का सिद्धांत, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। इस तरह से एग्ज़ाम में आपके सीटेट में पूछ दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न को आप आसानी से लिख सकते हैं और सीटेट में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।